हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि हम अक्सर ये जानते हैं कि भाई पौधे ना, जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसा है कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के टाइम में कभी भी पौधों के नीचे, पेड़ के नीचे ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से इस मिस्ट्री का पूरा राज खोलेंगे कि आखिर क्या ऐसा फंडा है कि पौधे भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन के सेलुलर रेस्पिरेशन में जाते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, उसको सबसे पहले समझ। देखिए, नॉर्मली बोलते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी सांस अंदर लेना सांस बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं क्या करना, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना। नॉर्मली बस इतना ही दुनिया जान रही, सांस लेना जी, हाँ सांस लेना, क्या कर रहे हैं, ये देखिए ले रहे हैं हवा अंदर, हवा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं, ये आ गया ब्रीदिंग में आ गया, बस इतना ही समझिए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मामला ऐसा है कि ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होगी कि हमारे शरीर में कैसे फुफ्फुस होता है ना। फुफ्फुस क्या होता है, एल्वियोली, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है। और इस फेफड़े के अंदर ऐसे गुब्बारे गुब्बारे टाइप का, बलून बलून टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ इस तरीके का बलून टाइप का। कहते हैं इन सबको अगर फ्लैट करके चपटा करके एक सीट बनाया जाए तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 9 मीटर लेंथ होगा उसका, 9 मीटर ब्रेथ मान लीजिए, 10 मीटर लेंथ मान लीजिए, मतलब लगभग लगभग ऐसे ही कुछ, कितना, नहीं 9 मीटर नहीं, 80 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा, 80 मीटर स्क्वायर। तो आप मान सकते हैं 10 मीटर लंबाई होगी, 8 मीटर चौड़ाई हो गया, अगर इन सबको करें तो जब आप हवा लेते हैं, ऐसे अंदर हवा लेते हैं, देखिए ये आपका जो पाइप होता है, यही से सारा सिस्टम होता है, जैसे ऐसे हवा ले रहा है, बाहर ऐसे निकाल रहा है, ऐसे करके। तो इस पूरे सिस्टम में क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्चुअली मैकेनिज्म है क्या यहाँ पे। तो मैकेनिज्म कहता है कि देखिए ये हमारा लंग्स है, तरीके से ये हमारा लंग्स है। इस लंग्स के अंदर में हमें डिजाइन किया गया है, मतलब हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर एल्वियोलिज है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका जो दीवार होता है ना एल्वियोली का, जो गुब्बारा टाइप का है। तो जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, तो भाई अगर हमें ऑक्सीजन हमने लिया है तो वो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ब्लड तक जाना चाहिए, है ना। तो ब्लड में लोड कैसे होगा, तो वो जैसे ये मान से दीवार है ये, तो यहां से ऑक्सीजन क्या होता है, यहां से रिस्क इधर की तरफ आ गया, है ना। तो ये वाला ऑक्सीजन जब इस वाला ब्लड में चला गया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड उधर से लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको वापस यहीं पर एक्सचेंज करेगा और हम बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा समझिए कि एक एक्सचेंज मार्केट की तरह काम करता है आपका लंग्स, जिसके अंदर एल्वियोलिज होते हैं, ठीक है ना। फुपिकाएं, फुफ्फुस, पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं उसको। तो हमारा ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट क्यों होती है। और ये ऑक्सीजन पहले जाता है लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलीज में जाता है, देन आफ्टर ये ब्लड में लोड होता है ना। और ये ब्लड से शरीर के बाकी सेल्स तक पहुंचता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया इंतजार कर रहा होता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर एनर्जी लिबरेट होता है, डेट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये जो ब्लड है, इसको, इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो आपने एक साइकिल देखा जिसमें इस तरह से आ रहा है, हमारा दूसरा साइकिल भी जनरेट होता है कि एक ब्लड ऐसा होता है जो वापस इसके पास पहुंचता है, एल्वियोली के पास पहुंचता है और कहता है जी हम यहाँ पर CO2 लेके आए हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वापस ये लंग्स जाता है और वापस ये वाला बाहर निकल जाता है। तो ये इन करने का रास्ता हो गया, ये बाहर निकलने का रास्ता हो गया।
तो अगर इतनी सारी जिक्र आप करेंगे तो रेस्पिरेशन कहेंगे, और ये सबको हटा देंगे, खाली बोलेंगे सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो वो ब्रीथिंग हो गया। तो व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन, इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो आप ऐसे समझेंगे कि हमारे जैसे घरों में किचन में दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ ये कि राशन का सामान होना चाहिए, जैसे चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, आटा होना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, उसको पकाने के लिए गैस सिलेंडर भी होना ज़रूरी है। अब तीसरा कोई ये नहीं बोलेगा सर बर्तन भी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं, बर्तन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो वी आर फोकसिंग ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जी कि हमारे गैस सिलेंडर वगैरह होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं ना, कि वो ये कि हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। अब लेट बी सपोज हमारे पास मटेरियल तो बहुत है, लेकिन घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, है ना? वो भी हम ज़िक्र करेंगे। बट हम समझते हैं मटेरियल तो हमारे पास है, पर गैस सिलेंडर नहीं है। तो क्या हम खाना बना पाएँगे, खाना पका पाएँगे? तो जवाब है नो, हम ऐसे केस में खाना नहीं पका सकते, खाना नहीं बना सकते। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन ये है कि भई आप फ़ोन करेंगे वेंडर वाले को या गैस पाइपलाइन लगवाएँगे, वहाँ से गैस सप्लाई होगा, और उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, कंबस्टन करेंगे, जलाएँगे, उसके बाद आप मटेरियल को पका के रेडी करेंगे। हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा होता है। अब देखिए जहाँ खाना बनता है कितनी गर्मी होती है, होटल वगैरह में देखो कितनी गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। घरों में भी कितनी गर्मी होती है। ऐसे रोटी बेलते ही जो है, रोटी में नमकीन स्वाद कहाँ से आता है आप जानते हैं? ये जो पसीना चूता है उसमें जाता है तो नमकीन स्वाद तो वैसे ही आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ बस कि जैसे कि घरों में नीड होता है हमें ऑक्सीजन की, उसके लिए क्या, गैस सिलेंडर की, वैसे ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे लिए गैस सिलेंडर का काम करता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद अभी हम पढ़ेंगे स्टार्च मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं। फिर वो ब्लड में लोड होता है, फिर वो सेल्स तक पहुँचाता है, सेल्स में चला जाता है, यानी राशन का सामान आपने भर दिया। अब वी आर वेटिंग फॉर गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करते हैं जी, गैस सिलेंडर वाले वेंडर को फ़ोन करो। तो हमारे यहाँ जो हमारे बॉडी के अंदर वेंडर होता है ना, वो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन कुरियर होता है, वही क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोकर ले जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड के जरिए होता है, बट हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन जो भी आप सांस से ले रहे हैं, वो सारी चीजें जो आप पाथवे देख रहे हैं, ये हमारे सेल्स तक पहुंचा, और वहां पर जो है क्या हो गया कि आपका क्या हुआ, जलना शुरू हुआ, पकना शुरू हुआ। जब पकना शुरू होगा तो एनर्जी लिबरेट होगा, थोड़ा हीट होगा, इसलिए तो हमारे शरीर देखते गर्म रहता है। छू के देखिए जरा, हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। इसी वजह से सर्दियों में हम कपड़े पहनते हैं, ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया जा सके। और सर्दियों गर्मियों में क्या करते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, ठंडे पंखे में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, या कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से हमें रिलीफ मिल सके। तो ये बेसिकली हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम यहाँ वापस आते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। कई बार क्या होता है, घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं, और ज़्यादा गेस्ट आने की वजह से क्या होता है कि फिर हमें ज़्यादा वो करना पड़ जाता है, क्या उसको बोलते हैं, फटाफट जो है खाना बनाना होता है। तो बोलते हैं, पड़ोसी से ही पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ चूल्हा खाली है क्या? चलो वहाँ बना लेते हैं। दैट मीन व्हाट, हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही कभी-कभी हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, कई बार सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, तो हाँफने लग जाते हैं। पता है क्यों हाँफते हैं? हम इसलिए हाँफते हैं क्योंकि हम जब ज़्यादा तेज़-तेज़ साँस लेंगे, तो जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो नाक के ज़रिए ज़्यादा जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी बनने का, एटीपी के रूप में वो बनेगा। हम पूरा ज़िक्र करेंगे एटीपी, एडीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 सब कुछ हम बताएँगे आपको, और बहुत ईज़ी वे में बताएँगे। तो इसलिए हमारे कई बार पाँव में क्रैम्प आ जाता है, दर्द हो जाता है, फिर वहाँ तेल-वेल लगा के मालिश करते हैं तो वहाँ रिलीफ़ हो जाता है, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई होता है तो ठीक हो जाता है। या कई बार सर दर्द करने लग जाता है, हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, धुआँ है, हाँ, सर दर्द करता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली यहाँ पर रेस्पिरेशन का ये सिस्टम है। अब आगे हम आपको बताते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बताएँगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था। देखिए यही मैं आपको बता रहा था। यही है यहाँ पर किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स हैं और इस तरह सिस्टम है, और यहीं पर देखिए ऑक्सीजन आ रहा है। देखिए इसको बड़ा करके दिखाते हैं, ये ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ से CO2 बाहर निकल रहा है, राइट। चलिए ठीक है। अब हम आपको लेके आते हैं ऐसे जगह पे, लेट बी सपोज मान के चलिए कि हमने कुछ चीज़ें खा लिया। तो क्या चीज़ें खा लिया जी? तो मतलब ये है कि रेस्पिरेशन हमारे अंदर जाकर क्या करती है? सबसे पहली बात तो ये है ना? तो रेस्पिरेशन हमारे अंदर जाके क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, ये हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल समझते हैं। लेट बी सपोज कि हमने कोई स्टार्ची फूड खा लिया, जैसे देखते हैं ब्रेड हो गया, सीरियल्स हो गया, पास्ता हो गया, आलू हो गया। लेट बी सपोज हमने आलू का पराठा खा लिया, इसके अंदर स्टार्च है। अब भाई स्टार्च होता क्या है?
तो स्टार्च जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे स्टार्च का, ये आलू है यहाँ पे, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका इस तरह से बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है स्टार्च। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, ब्लड में लोड ही नहीं हो पाएगा, ले ही नहीं पाएगा ब्लड उसको। तो जब ब्लड उसको ले नहीं पाएगा तो अब कैसे होगा जी, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से स्टार्च मॉलिक्यूल के इस तरह से देखेंगे तो स्टार्च मॉलिक्यूल बेसिकली किससे बना होता है, तो हम देखेंगे जो स्टार्च मॉलिक्यूल होता है ना अपना, वो बना होता है ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लूकोज के यूनिट। देखिए ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, C6H12 C6H12O6, ये ग्लूकोज के ऐसे ऐसे यूनिट से मिलके बना होता है। अब जब ये यूनिट से मिलके बना होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ऐसे ब्रेक करने से अब हमें छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल गए। क्या मिल गए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इस ग्लूकोज से अब हमें एटीपी बनाना आसान हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। और यहां से हमारी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी। एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एटीपी के बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो वहां पर हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो भी चीज हम देख लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे ये हो गया सुक्रोज, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। इसने वाटर के साथ आपने क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस मींस क्या होता है कि ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वाटर, वाटर का इस्तेमाल करके जब ब्रेक करते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NC6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एन लिख दिया कि भाई 1 2 3 चाहे जितना भी हो जाए यहाँ पर। तो हमने ब्रेक करे, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग और हाइड्रो का मतलब वाटर होता है यहाँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ हिसाब किताब है, कैसे ग्लूकोज का यहाँ पर जाता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। डिटेल में हम आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ना, जो पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि जैसे ये अपना ग्लूकोज है, इसका पाथवे समझते हैं कि एक्चुअल पाथवे इसका है क्या। इस पाथवे को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो भाई इसका एक्चुअल पाथवे है कि ये है ग्लूकोज C6H12O6। अब क्या करेंगे सर, ग्लाइकोलिसिस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जो आप सेल्स ड्रॉ करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस होता है, तो ये जो बाकी का हिस्सा होता है ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझिए ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस में देखिए पाइरुवेट बन रहा है। पाइरुवेट क्या होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। तो पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली। हम ऐसा नहीं, देखिए यहां जो ग्लूकोज आप ले रहे हैं, ये सबसे पहले बनेगा 2 ATP में। क्या बनेगा, 2 ATP बनेगा। अब 2 ATP बनेगा, सिंगल ATP तक जाना मुश्किल काम है, अभी डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। अब ये जो 2 ATP बना, यहां से एनर्जी कैसे निकलेगा, तो हमें देखना होगा कि हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है या फिर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। अच्छा, दोनों को मतलब आपको समझा देते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक मतलब। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन के सपोर्ट के बिना ये रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और यहाँ पर जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पर 36 से 38 ATP देखने को मिलता है। जनरली बुक्स में 38 ATP लिखा होता है कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आपको मिलता है। एक ATP से कैसे एनर्जी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। ATP और ADP में क्या फर्क होता है वो भी क्लियर करेंगे, और इनका साइकिल कैसे होता है, फॉस्फेट का जो ट्राई फॉस्फेट लिखते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आप वेट कर लो यहाँ पे। लेकिन अगर हम एनाएरोबिक में आते हैं जहां बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, रेस्पिरेशन तो ऑक्सीजन के बिना होता है। तो जब शुरुआती के दौर में ना अर्थ पे जो लाइफ है सस्टेनेबल होना शुरू हुआ, तो शुरुआती के दौर में जब ऑक्सीजन नहीं था तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो बिना ऑक्सीजन के अपने आप को सरवाइव कर रहे थे, और उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। और वो आज भी कहीं ना कहीं कुछ हैं, तो इसीलिए उनके अंदर आज भी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। और कुछ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है जब हम कुछ एक्सेस वर्क कर लेते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम दौड़ रहे ऐसे करके, दौड़ रहे हैं। अब मार के एकदम से पता चला कि खूब एनर्जी चाहिए, बोले जल्दी से गैस सिलेंडर सप्लाई करो, जल्दी गैस सिलेंडर सप्लाई करो। अब खूब सांस खींच रहे हैं,
ऐसे सांस खींच रहे हैं एकदम से, पूरा ऑक्सीजन जाए, पूरा ऑक्सीजन जाए, पूरा ऑक्सीजन जाए, लेकिन क्या है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। बनना चाहिए क्या, 38 ATP ये सब बनना चाहिए ना, वहां कुछ और बन जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रैम्प आ जाता है। एसिडिक कैरेक्टर की वजह से क्रैम्प आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको और ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सारी चीजें। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भैया ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हो गया, तो अगर एनिमल्स में जाएगा तो यहाँ बनाएगा लैक्टिक एसिड, मैं लिख देता हूँ, यहाँ बनाएगा लैक्टिक एसिड जो क्रैम्प वगैरह आता है। और प्लांट्स में होगा तो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, अभी डिटेल इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो ये बेसिकली देखिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे, देखिए आखिर कैसे अगर हम लोग ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर 3 फॉस्फेट मिले, फॉस्फोरस मिलेगा, पी पी पी, इनके बीच में बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो जैसे एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, इसको ब्रेक कर दीजिए, अब देखिए ये बन गया एडीपी बन गया। अच्छा सर, एटीपी और एडीपी में क्या फर्क होता है, मैं आपको इसको और आसान तरीके से समझाता हूं। देखिए जैसे क्या होता है कि आपके मान के चलिए मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो जो समझदार आदमी होगा वो 1 लाख रुपया खर्च नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 50,000 रुपया 40,000 रुपया जो भी ये खर्च करेगा और बाकी 50 से 60,000 रुपये जो बचेगा उसको बैंक में सेव करेगा, बचाएगा वो, ताकि बुरे वक्त में जैसे कोरोना से टाइम में जब आप ये कह रहे थे कि भाई पूरी तरह से लोग घरों में लॉक हो गए हैं, इस तरह की चीजें हो गई है, काम धंधा बंद हो गया, तो ऐसे कंडीशन में या बुरी परिस्थिति में जब बड़ा अमाउंट का रिक्वायरमेंट हो तो या कोई प्रॉपर्टी हो तो ले सके। तो होता क्या है, हमारे शरीर में एटीपी जनरेट हुआ तो सारा एटीपी का इस्तेमाल हम थोड़ी ना कर लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमारा हाथ भी हिल रहा है तो उस एटीपी के बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी की वजह से हो रहा है, मैं बोल रहा हूं तो उसी एनर्जी की वजह से बोल रहा हूं। देखते हैं थकान थकान हो जाएगा, क्या हुआ जी, थकान थकान लगा, क्या हुआ, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन नहीं है। अच्छा, तो अब भाई हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन का वेंडर्स की कमी होगी तो सिलेंडर घर में पहुंचाएगा कौन, और जब घर में सिलेंडर नहीं पहुंचाएगा तो खाना कैसे बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो वैसे ही आदमी दुबला पतला हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब ये पूरा सीन आता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा शरीर ना चालाकी करता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना तो इस्तेमाल कर लेता है, बाकी क्या करता है एडीपी के रूप में सेव कर देता है, मतलब बचत कर देता है। एडीपी भी एनर्जी का ही एक फॉर्मेट है जो आपको उस कंडीशन में हेल्प करता है जब आपके शरीर में एटीपी ना बन रहा हो या भूखे रहते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति में वो सेव रहता है आपका। जैसे आप समझिए कि अगर ये एडीपी ना बनता और केवल एटीपी बनता तो फिर ये होता कि एटीपी बना, हमने कंज्यूम कर लिया और उसके बाद फिर खत्म, जीरो, है ना। अब फिर जरूरत पड़ा एनर्जी का, जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ, तो आदमी मर जाएगा फिर तो। आप देखते हैं 8 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक आदमी जिंदा रह जाता है भूखे भूखे, 1 महीने तक रह जाता है, भले शरीर दुबला पतला हो जाएगा फिर भी वो जिंदा रह जाता है पानी पी के। कैसे रह जाता है, क्योंकि उसके शरीर में एडीपी जमा होता है और उसी एडीपी का इस्तेमाल करते रहता है। समझे बात को, तो एटीपी और एडी में फर्क है। और अगर एडीपी नहीं बनता तो आदमी तुरंत चलते चलते गिर गया, क्या हुआ जी, इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। देखते हैं पहले के फिल्मों में क्या हुआ है कि भाई सौतेली माँ है, बच्चे को नहीं दे रही है, बच्चा एकदम मरने को है, सीरियल देखा, धिन धिन तना नाना धिन धिन तना नाना एकदम से है, और तुरंत लाया उधर से कोई दूध मुंह में डाल दिया, जैसे ही मुंह में डाला, सोचिए जैसे ही मुंह में डाला, कितना इन लोगों का साइंस डेवलप है, एकदम से मुंह में डाला तुरंत वहां पर ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है इन लोग का पूरा, जैसे ही मुंह में डाला तुरंत सेल्स में चला गया, सेल्स के बाद वहां चला गया, तुरंत एटीपी बन गया। हम लोग को टाइम लगता है पचने में, डाइजेस्ट होने में, उन लोग का टाइम नहीं लगता है। उनका बस 3 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर तुरंत लड़का खड़ा हो जाता है, एकदम से एकदम हंसने लग जाता है। तो उनका तो साइंस ही अलग है, ग्रेविटी को भी फेल कर देते हैं, ऊपर लटक जाते हैं, उड़ जाते हैं, एक आदमी 100 आदमी को मार देता है। पर वहां वो बात नहीं है। तो एटीपी और एडी में ये फर्क होता है यहाँ पर। तो अगर इसको हटा देंगे तो ये जो बाकी बचा है ये एडीपी कहलाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम और आपको समझाते हैं आसान तरीकों से, ठीक है, और आपको आसान तरीकों से समझाते हैं। यहां समझिए, इस पिक्चर को देखिए जरा, यहाँ पे यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ से। इन 3 बॉन्ड में जो सबसे आखिरी वाला बॉन्ड होता है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ अ लॉट ऑफ एनर्जी, यहाँ से एनर्जी काफी ज्यादा निकलता है, ठीक है। वही अगर इनमें यहाँ पर ब्रेक करेंगे या यहाँ सबसे कम मिलता है, लिटिल बिट एनर्जी मिलता है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा। जरूरत पड़ा तो ब्रेक कर देगा, कोई बात नहीं। अगर हमें लगा कि एडीपी को पूरा यूज करना है तो हम एक एक करके सबको तोड़ना शुरू कर देंगे। पर पहला जो तोड़ेगा ना एटीपी से एडीपी, जैसे एटीपी जब टूटेगा, ये पूरा एटीपी है, एटीपी टूटा मतलब एक फास्फोरस को आपने हटा दिया
तो एडीपी भी बन गया और यहां से एनर्जी भी मिल गया। तो हमने वो एनर्जी इस्तेमाल भी कर लिया। एक एटीपी मॉलिक्यूल से जब एक फास्फोरस हटाएंगे तो हमने एनर्जी इस्तेमाल भी कर लिया, और दूसरी बात जो स्ट्रक्चर हो गया एडीपी के रूप में, हमारा एनर्जी सेव भी हो गया। ये पूरा काम होता है। तो एक साथ दो काम हो गए, जितना रिक्वायरमेंट रहा यूज कर लिया और बाकी को हमने क्या कर दिया, बाकी को सेव कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कि ये लास्ट वाला हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है। कई बार इधर भी दिखा देते हैं, बट जनरली उधर साइड वाला ही होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए इसका एक साइकिल होता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एटीपी से एडीपी बने तो आपको क्या करना होगा, एक फास्फोरस को कम करना होगा। जैसे एक फास्फोरस को कम करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये एडीपी का बन जाएगा। दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है, बस एक फास्फोरस यहां से कम है बस। अब आप चाहते हैं जी कि वापस एडीपी से एटीपी बन जाए, तो इसके लिए एक फास्फोरस को फिर ऐड करना पड़ेगा। देखिए एनर्जी प्लस करना पड़ेगा, जैसे एनर्जी प्लस करेंगे फिर से एटीपी बन जाएगा। और इसका ये साइकिल है, देखिए दिस इज द साइकिल। एटीपी क्या है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज इट, एनर्जी मॉलिक्यूल है ये। हाउ स्टोर एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर होता है केमिकल बॉन्ड के रूप में, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं तब एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन एटीपी इज ब्रोकन इनटू एडीपी, जब एटीपी को एडीपी में ब्रोक करते हैं तो एनर्जी मिलता है। व्हाई नीडेड, तो एटीपी यूज फॉर सेलुलर एक्टिविटी, जो हम काम करते हैं उसके लिए जरूरी होता है। एटीपी रिक्रिएटेड व्हेन एडीपी प्लस रीज्वाइन, जब एडीपी में एक फास्फोरस जोड़ देते हैं तो वापस हमें एटीपी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरीके से ये साइकिल देखिए चलता रहता है। इस साइकिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जैसे ये अपना, ये वाला अपना, ये अपना एटीपी है और नीचे वाला जो है ये अपना एडीपी है। तो ऐसा है कि अगर आप यहां से देखते हैं, यहां से जैसे ही एक फॉस्फेट को बाहर निकालेंगे, जैसे ही एक फॉस्फोरस को तोड़ देंगे, तोड़ना ब्रेक करेंगे है ना, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो देखिए यहां से एनर्जी भी निकलेगा और साथ में जैसे ही फॉस्फोरस हटेगा एडीपी बन जाएगा। वापस जैसे ही यहां पर आप एनर्जी इसको दे देंगे, ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी दे देंगे और फास्फोरस को ऐड कर देंगे, तो वापस आपको एटीपी मिल जाएगा यहाँ। तो भाई ये तो पूरी कहानी है आपका, जो मैंने आपको बता दिया। एटीपी को हम लोग मतलब एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं, हम आपको बताएंगे, क्योंकि एटीपी से ही तो एनर्जी मिलती है, इसलिए उसको करेंसी बोलते हैं। करेंसी क्या करता है देखते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, जाते हैं मार्केट में, भाई ये दे दो, वो दे दो, ये सामान वो सामान, तो भाई करेंसी से ही तो सारा काम होता है। वापस हम आपको जरा लेकर आना चाहेंगे, यहां पर लेकर आना चाहेंगे, ये सारी चीजें करवा दिया। अच्छा दो तीन चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिकली दो तीन नाम है, इतना बता दिया तो भी समझ लीजिए। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक बैंक का ड्राफ्ट हमने लिया है और एक चेकबुक भी कहीं लिया होगा, इधर कहीं चेकबुक है, ये बैंक है यहाँ पर। तो हमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है NaDH है ना, और एक पढ़ना FADH2। ये दो चीज पढ़ना है, डिटेल आपको बताएंगे अभी। बस इतना समझिए, मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं आपको यहां पर इतना ही समझाऊंगा, यहां पर लिख के आपको बता। एक हम पढ़ते हैं NaDH और एक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं FADH2, ये पढ़ते हैं, ये दो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा इन दोनों का क्या हिसाब किताब है, क्या मैंने क्यों लिखा है, क्या मतलब वो समझिए आप। जो NaDH होता है ये आप और ये इन दोनों का, ठीक है। तो NaDH एक आप कह सकते हैं कि भैया NaDH और FADH2 जो है एक चेक या ड्राफ्ट की तरह काम कर रहा है। तो चेक या ड्राफ्ट की तरह काम कर रहा है, तो कैसे काम कर रहा है जी, क्या इसका हिसाब किताब है। आपने सर पिक्चर बता दिया यहाँ पे। तो इस पिक्चर में हमें पता है कि अगर हम चेकबुक बैंक में लेके जाएंगे हमें पैसा मिल जाएगा, या ड्राफ्ट हम लेके जाएंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। तो NaDH में 3 ATP मॉलिक्यूल होता है और इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल होता है। यानी आप ऐसे समझिए कि हमने NaDH और FADH2 एक चेक के रूप में निकाल दिया। ये लो जी चेक NaDH का और ये जी लो चेक FADH2 का। अब NaDH मैंने आपको दिया, मतलब एक चेक में आप 3 ATP आपके पास है, आप चाहो तो इसमें से जितना करेंसी चेंज करवा लो, चेंज करवा के निकाल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वैसे ही मैंने आपको FADH2 दे दिया एक चेक के रूप में। अब आपको पता है इसमें 2 ATP है, तो वापस आपको पता है एक ATP के एक फास्फोरस को हटाएंगे, फिर ADP बनेगा, फिर एनर्जी मिलेगा। तो क्या कर रहा है ये, एक तरह से चेक की तरह है। अब एक एक ATP हम आपको नहीं दे रहे हैं ना,
एक एक एटीपी आपको हम दे ही नहीं रहे हैं, हम आपको 3 एटीपी के रूप में एक चेक दे रहे हैं और एक 2 एटीपी के रूप में आपको चेक दे रहे हैं, ताकि आप उसको बहुत आसानी से, एक बैंक है, हाँ बैंक क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी मैं पढ़ाऊंगा पूरा आपको, फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था बट पता नहीं कितना आपको समझ में आया, बट यहाँ आपको क्लियर बताऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब वापस आपको जरा यहाँ पर लेके आता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, क्या पॉसिबल है, जी हाँ, प्लांट में होता है रेस्पिरेशन। कैसे होता है प्लांट में रेस्पिरेशन, कैसे होता है? देखिए, दिन हो या रात हो, दिन हो या रात हो, दोनों टाइम ही सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है। इसको हम लोग जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से, नॉर्मल एनिमल्स में ब्रीदिंग बोलते हैं बट वहाँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो लेंटिसल्स होते हैं उसमें, जो आपका बार्क होता है, छाल होता है ना पौधों का, वहाँ पे या स्टेम होता है, तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन चलता है। वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, और वो रिस कर ऑक्सीजन पहुँचता है, और देन आफ्टर जो है वहाँ पर CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है ना? तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर, अगर पौधे हमारी तरह रिस्पिरेशन का एक हिस्सा लेते, मानते उनका लंग्स नहीं है, उनका फेफड़ा नहीं है, उनका कोई ऐसा ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है, वो भाई क्या करते हैं, जैसे मैं एक पौधा हूं, तो यहां से मिला, यहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, तो भाई यहीं पर हो गया रेस्पिरेशन, है ना, यहां किया यहीं पर हो गया। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही नाक है, एक ही नाक से घुसेगा पूरे शरीर में जाएगा, और उनके यहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। हमारे शरीर में अगर मान के चलिए नाक से ऑक्सीजन लिए और ब्लड नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता पहुंचाने के लिए, और ये रिस कर शरीर में फैलता, तब तक आदमी मर जाता। और आपको एक, मैं आपको एक डाटा बता देता हूं कि अगर मेरे पाँव के जो अंगूठा है ना, पाँव का जो टो है, पाँव तक, तलवे तक अगर पहुंचना हो ऑक्सीजन को, 3 साल का समय लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, तब तक आदमी टाइम टाइम फीस हो जाएगा, उसका हड्डी कंकाल शरीर सब खत्म हो जाएगा। इस पौधे का यही बात होता है, स्टेम हो गया, या आप स्टोमाटा देखते हैं जो पत्तियों में होता है, ठीक है ना, तो वहां से भी एक्सचेंज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए, फिर दिन के टाइम में हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं? तो आप तो कह रहे दोनों हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भैया रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस 4 चीजें चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर आपको इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया, जिसमें CO2 को क्या किया जाता है, लिया जाता है। जो हम CO2 बाहर निकालते हैं वो ले लेता है और वहां से ऑक्सीजन बना देता है वो। तो दिन और रात में फर्क समझिएगा थोड़ा सा। अगर डे और नाइट का बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये सिस्टम समझिएगा, यहाँ पे ये रात का समय है और ये दिन का समय है। दिन के टाइम में क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमें यह देखने को मिलता है कि दिन के टाइम में पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, भाई सनलाइट तो है नहीं, कहाँ सनलाइट है जो आपको फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसी वजह से मौका मिल जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, जिसकी वजह से वो CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेना शुरू करते हैं। पर कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अपवाद है, ऐसा मैंने सुना है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जैसे पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, ये 24 आवर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी में ऑक्सीजन देते हैं। अब उनके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई उनका रेस्पिरेशन क्या सिस्टम है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि पीपल का पेड़ लगाइए, हर जगह पीपल का पेड़ मिलता है ना, तुलसी लगाइए। तो ये क्या है कि हमारा एक भारत देश ऐसा है जहाँ पर एक काफी रिसर्च के बाद पब्लिक को लगा कि समझ नहीं पाएगी, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको एक रीति रिवाजों में बंद दिया कि आप ये ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रकृति की आप कहते हैं कि हमें पूजा करना है या रिस्पेक्ट करनी है। तो यही सारी चीजें होती है और कोई ऐसी बात नहीं है, काफी साइंटिफिक है हम लोग, तरह की चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया यहाँ पे कि क्या कैसे सारी चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का पार्ट आपके लिए काफी बढ़िया रहा होगा। अब क्या है कि अगले पार्ट में हम आपका जो ओरिजिनल बुक है उस बुक में हम एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो है फिर हम उसमें से लाइन बाय लाइन जो भी टॉपिक आपसे रिक्वायर्ड होगा, जिससे सवाल पूछेगा 12.1 12.2 सारी चीजें जिक्र करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, लिखा मैंने NADH and FADH2 are produced during cellular respiration, which is the process by which cells generate energy from nutrients, है ना।
द क्रेब्स साइकिल हम बताएंगे आपको जनरेट बोथ NADH और FADH2 दोनों चेक बनाता है यहाँ पर। अब NADH एंड FADH2 हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्रिएशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया NADH जो है 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स का चेक है और ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। दे डू दिस बाय गिविंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटीन्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको। दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ केमिकल ग्रेडियंट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब यहां पर आपको समझना होगा कि NADH क्रिएट्स 3 ATP मॉलिक्यूल्स whereas FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया है और अगला पार्ट काफी धुआंधार और मजेदार होने वाला है। और इस बायो के जो लेक्चर है हमारे ऐप में अवेलेबल है और अभी आप जाके उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ कोई इशू होता है या आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9643480201 जो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमेशा दे देता हूँ मैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो के अलावा हमारे पास फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और इंग्लिश का भी कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लासेस भी हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और जिस उम्मीद से, जिस उद्देश्य से आप NIS के दरवाजा खटखटाए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप उसमें सफल हों और अपने जीवन में, अपने करियर में काफी आगे बढ़े। थैंक यू, विश यू ऑल द